कंपनी डिनर में हर किसी को एक डिश ऑर्डर करने का हक था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, नए इंटर्न वांग लिन ने मेन्यू छीन लिया। खाना काफी है और ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वेटर की तरफ मुड़कर कहा, मुझे एक सर्विंग स्नो रेड बीन केक चाहिए। वांग लिन ने तुरंत मेन्यू मेरे चेहरे पर दे मारा और गुस्से से मुझे घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना कोई ऑर्डर नहीं करेगा। मतलब साफ था, कोई ऑर्डर नहीं करेगा। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे चेहरे पर लाल खरोच पड़ गई, जलन हो रही थी और मेरे अंदर का गुस्सा भड़क उठा। मैंने बिना एक पल गवाए मेन्यू उठाया और उसके चेहरे पर वापस दे मारा। वो तुरंत कान फाड़ देने वाली चीख मार उठा। तुम्हें पता भी है मेरी माँ कौन है? वांग नान, इस कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट। यहाँ तक कि सीईओ भी मुझे इज्जत देता है और तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुमसे तुम्हारा टॉप सेल्स का खिताब छीन लूंगा और पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। मैं एक पल के लिए जम गया। मेरी सगी मौसी वांग नान पिछले 40 सालों से सिंगल थी। अचानक उनका इतना बड़ा बेटा कब पैदा हो गया? मैं हैरान रह गया। मुझे चुप देखकर वांग लिन और भी घमंडी हो गया। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? तुम जैसे लोग जो सिर्फ अपनी शक्ल के दम पर सेल्स लाते हो। मुझे तो डर था कि तुम्हारी वजह से इस डिनर की हवा तक खराब हो जाएगी, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखो, ऑर्डर करने चले आए। सिर्फ चेहरे के दम पर सेल्स। मैं रोज देर रात तक प्रपोजल बनाता था, सुबह जल्दी उठकर काम करता था, निर्माण स्थलों पर रोज 8 घंटे धूल फांकता था। इतनी धूप में झुलस गया था कि मेरी अपनी माँ भी मुझे पहचान न पाए, और ये कह रहा था कि मैं सिर्फ चेहरे के दम पर सेल्स लाता हूँ। मैंने कुर्सी पीछे धकेली, खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वांग लिन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं अपनी काबिलियत के दम पर सेल्स लाता हूँ। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, और वैसे भी इस डिनर का पैसा तुम नहीं दे रहे हो। अगर मुझे ऑर्डर करने का हक नहीं है तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। जब से मैं इस कमरे में आया हूँ मुझे बदबू आ रही थी, अब समझ आया वो तुम्हारे गंदे मुंह से आ रही है। आसपास बैठे सहकर्मी सिर झुकाकर हंसने लगे। वे पहले से ही वांग लिन के घमंड से परेशान थे। उसे कंपनी में आए सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन वो अपने सहकर्मियों को नौकरों की तरह ट्रीट करता था। पिछली बार नई कर्मचारी लिन ची ने उसे कॉफी नहीं डाली थी तो उसने पूरी कप कॉफी उसके सर पर उड़ेल दी थी। लिन ची की खोपड़ी बुरी तरह झुलस गई थी, लेकिन उसने माफी मांगने के बजाय उसे धमकी दी थी, अगर तुमने मुझसे माफी मंगवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगा। आखिर में कंपनी को ही उसका मेडिकल खर्च उठाना पड़ा। मैं तब उसके लिए आवाज उठाना चाहता था, लेकिन सहकर्मियों ने मुझे रोक लिया। मुझे समझ नहीं आता था कि कोई उसके खिलाफ बोलता क्यों नहीं। अब समझ आया। सब लोग वांग नान के बेटे वाले उसके टैग से डरे हुए थे। वांग लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली दिखाकर गरजते हुए कहा, चोंगचेन, ज्यादा बकवास मत करो। अगर मेरी माँ का सपोर्ट न होता तो ये कंपनी कब की दिवालिया हो चुकी होती। सुन लो, आज के डिनर में फैसला मैं करूंगा। अगर मैं कहूँ कि तुम ऑर्डर नहीं कर सकते तो तुम ऑर्डर नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ जाने वाले तुम होते कौन हो? हिम्मत है तो एक डिश ऑर्डर करके दिखाओ, कल ही तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर वेटर ने असहज होकर मेरी तरफ देखा। सर, क्या आप अभी भी ऑर्डर करना चाहेंगे? मैंने बिना झिझक जवाब दिया। मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। मेरे एक प्रोजेक्ट से कंपनी को करोड़ों युआन की कमाई होती है, और तुम कह रहे हो कि मुझे एक डिश ऑर्डर करने का हक नहीं है। यहाँ इतना शोर किस बात का है? तभी बॉस बी ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उनके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। कंपनी डिनर लड़ाई झगड़े की जगह नहीं है। आखिर हुआ क्या है? वांग लिन ने किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत बेचारगी वाला चेहरा बनाया और पूरी कहानी पलट दी। मैं मुंह भी नहीं खोल पाया था कि बॉस बी ने मुझे घूरते हुए कहा, जोंगचेन, तुम कंपनी के सीनियर कर्मचारी हो। तुम कंपनी की मितव्ययिता नीति जानते हो। वांग लिन ने जो किया कंपनी का पैसा बचाने के लिए किया। क्या एक डिश कम खाने से तुम मर जाते, और ऊपर से तुमने उसे मारा भी? ये पूरी तरह गलत। अभी इसी वक्त वांग लिन से माफी मांगो और मानसिक नुकसान के लिए उसे 10,000 युआन दो। फिर इस मामले को यहीं खत्म समझो। मैं इतना गुस्से में था कि हंस पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बॉस बी, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं माफी मांगू और पैसे भी दूं? बॉस बी का चेहरा थोड़ा जटिल हो गया। तभी टिंग टिंग ने मेरा शर्ट खींचा और धीरे से फुसफुसाई, भाई चेन, इतने जिद्दी मत बनो। वांग लिन वांग नान का बेटा है, तुम उससे दुश्मनी नहीं ले सकते। तियानहुआ वाले आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए बॉस भी उसी पे निर्भर हैं। मैं हंसी नहीं रोक पाया। वो कहता है कि उसकी माँ वांग नान है और तुम लोगों ने मान भी लिया। टिंग टिंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और वांग लिन का सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। ये सच है, पहले दिन खुद प्रेसिडेंट वांग उसे छोड़ने आई थी। फोटो देखते ही मेरा जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। मेरी खूबसूरत मौसी एक ड्रेस पहनकर सुपर कार के सामने खड़ी थी और सचमुच वांग लिन उनके बगल में खड़ा था। उसने फोटो के नीचे कैप्शन भी लिखा था, माँ, अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर मुझे इंटर्नशिप के लिए छोड़ने आने के लिए धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैंने तुरंत अपनी मौसी को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद होने का ऑटोमेटेड मैसेज ही सुनाई दिया। जब वांग लिन ने देखा कि मैं अब भी माफी नहीं मांग रहा हूँ तो उसने जहरीली नजरों से मुझे घूरा। जोंगचेन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं इसकी कीमत तुमसे वसूल करूंगा। और अगले ही दिन उसकी कही हुई कीमत समय पर आ पहुंची। कर्मचारी सम्मान समारोह में टॉप सेल्स का खिताब और 5 लाख युआन का बोनस, जो पूरी तरह मेरा था, वांग लिन को दे दिया गया। अवार्ड स्लाइड में मेरा नाम हटाने की जहमत तक नहीं उठाई गई थी। ये खुली लूट थी। मेरे सीने में आग धधक उठी। मैं खड़ा हुआ और जोर से पूछा, इस महीने टॉप सेल्स चुनने का आधार क्या है? मेरे प्रोजेक्ट्स ने कुल 1 अरब युआन से ज्यादा का राजस्व दिया है, कंपनी को करोड़ों युआन का मुनाफा पहुंचाया है। मैंने दूसरे नंबर वाले कर्मचारी को भी 50 लाख युआन के मुनाफे से पीछे छोड़ दिया। दूसरी तरफ वांग लिन ने एक भी डील
डील क्लोज नहीं की। मैं मैनेजमेंट से पूछ रहा हूँ किस आधार पर मेरा टॉप सेल्स अवार्ड वांग लिन को दिया जा रहा है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फाइनेंस मैनेजर और सेल्स डायरेक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोनों में से कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वांग लिन ने मुझे घमंड भरी नजर से देखा। बिल्कुल साफ बात, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ईमानदारी तरीके से नहीं मिले थे। कंपनी तुम्हारे घटिया व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे टॉप सेल्स का खिताब छीनना तो बस शुरुआत है। अगर तुम कंपनी की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए ऐसे गंदे हथकंडे इस्तेमाल करते रहे तो अगला कदम तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर होगा। मैं गुस्से से कांप रहा। मेरी नजर मंच पर बैठे सभी अधिकारियों पर गई। वही लोग जो रोज मेरी काबिलियत की तारीफ करते थे, जो कहते थे कि मैं कंपनी का सबसे होनहार टैलेंट हूं, अब एक एक करके नजरें चुरा रहे। सब सिर झुकाकर अनजान बने बैठे। मैंने कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी बॉस बी जियावे की तरफ देखा। क्या आप भी यही सोचते हैं? सबके सामने सवाल पूछे जाने पर बॉस बी साफ नाराज हो। उन्होंने अधीर होकर भौहें सिकोड़। जोंग चेन, कंपनी के अपने कारण इतनी छोटी बात के लिए सम्मान समारोह खराब मत करो। तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। बड़ी तस्वीर? मेरी आंखें लाल हो गई और आवाज कांपने लगी। क्या यही बड़ी तस्वीर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि मैंने पूरे साल बिना एक भी छुट्टी लिए काम किया, हर रात आधी रात तक ओवर टाइम किया, अपनी जान लगाकर ये प्रोजेक्ट्स हासिल किए और अब मेरी सारी उपलब्धियां एक झटके में किसी और को दे दी जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए? आप मेरे सारे परिश्रम को मिटा रहे हैं। इसमें न्याय कहाँ है? इसमें निष्पक्षता कहाँ है? जिस कर्मचारी ने कंपनी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मेरे सवालों की बौछार से बॉस भी कुछ पल के लिए पूरी तरह निरुत्तर हो गए। वांग लिन को तो जरा भी शर्म नहीं आई। उसने ठुड्डी ऊंची की और तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, निष्पक्ष था? हाँ। उसने उपहास से नाक सिकोड़ ली। जोंग चेन, इतने बचकाने मत बनो। इस समाज में जिसके पास ताकत होती है वही तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें न्याय चाहिए तो जाकर कोई अमीर सहारा ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए न्याय दिला सके। अफसोस, तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है। उसने अपने चेहरे पर मौजूद तिरस्कार छिपाने की कोशिश भी नहीं, ठंडी आवाज में बोला। और जहाँ तक मेरी बात है, तियानहुआ ग्रुप की सीईओ वांग नान का बेटा होने की मेरी हैसियत ही तुम्हें इतनी बुरी तरह कुचलने के लिए काफी है कि तुम जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाओगे। मैं उसे घूरता रहा। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आया कहाँ से। एक पल के लिए तो मुझे यह भी शक होने लगा कि कहीं मेरी मौसी ने पूरे परिवार से छिपाकर कोई नाजायज बच्चा तो नहीं पैदा कर लिया। मैंने अचानक कहा, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट वांग अपने एक भतीजे को अपने बेटे जैसा मानती हैं। सोच रहा हूँ कि हमारे चैंपियन वांग ने उससे कभी मुलाकात की है या नहीं। वांग लिन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा। वो मेरा कजन है, बेशक मैं उससे मिला हूँ, बस वो पूरे साल विदेश में रहता है और बहुत कम वापस आता है। यहाँ तक कि मैं भी उससे कम ही मिल पाता हूँ। तुम जैसे नीच आदमी को तो उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। मैंने लंबी ओ निकाली। अच्छा ऐसा है, तो फिर हमारे चैंपियन वांग इतने ऊंचे दर्जे के हैं, फिर किसी और का टॉप सेल्स अवार्ड और बोनस क्यों चुरा रहे हैं? कहीं तुम नकली युवा मालिक तो नहीं हो? वांग लिन का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। वो गुस्से से मुझे घूरने लगा। जोंग चेन, अपनी हद मत पार करो। तुमसे टॉप सेल्स का खिताब इसलिए छीना गया क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे। मैंने वो अपनी काबिलियत से हासिल किया है। अपनी काबिलियत से? मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसे तिरस्कार से देखा। मतलब वो काबिलियत जिससे तुम रोज ऑफिस में इंटरनेट चलाते हो और गेम खेलते हो, 2-2 घंटे की झपकी लेते हो और शाम ठीक 5 बजे बैग उठाकर घर निकल जाते हो? या फिर वो काबिलियत जिससे तुम पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते रहते हो और आखिर में पावर पॉइंट स्लाइड पर सिर्फ प्रपोजल शब्द टाइप कर पाते हो? मैं तेज नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरा हर शब्द उसके लिए अपमान की तरह था। उसने मुंह खोला मगर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मदद की उम्मीद में उसने बॉस बी जियावेई की तरफ देखा। बॉस बी की आंखों में एक पल के लिए निराशा चमकी। फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए डांटा, जोंग चैन, अपनी भाषा पर ध्यान दो। ये कंपनी है, कोई सब्जी मंडी नहीं। यहाँ दादागिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुमने कंपनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट हासिल किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को कंपनी का मालिक समझने लगो। ये योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम है। तुम्हें अपने से बेहतर व्यक्ति द्वारा बदले जाने की बात स्वीकार करनी होगी। बेवजह तमाशा मत बनाओ। सभी की नजरें मुझ पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि मैं खुद को शर्मिंदा करूं और सिर्फ 5 लाख युआन के बोनस के लिए कंपनी से रिश्ते खराब कर लूं। लेकिन मेरे लिए 5 लाख हो या 50 लाख कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था। मैं न तो गुस्सा हुआ और न ही बहस की। मैं बस व्यंग से मुस्कुराया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ टॉप सेल्स की पोजीशन सच में किसी बेहतर इंसान को ही मिलनी चाहिए। जैसे ही मैं अपनी सीट पर वापस बैठा, एचआर ने तुरंत 2 नोटिस जारी कर दिए, एक बर्खास्तगी का और एक नियुक्ति का। कर्मचारी जोंग चेन ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग कर फिजूल खर्ची की, जो कंपनी की नीतियों का गंभीर उल्लंघन है। निर्णय लिया जाता है कि जोंग चेन को सेल्स डायरेक्टर के पद से हटाया जाता है और आगे की जांच तक निलंबित किया जाता है। इंटर्न वांग लिन ने कंपनी के हितों की रक्षा करने में साहस दिखाया है और इंटर्नशिप के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसलिए उसे तुरंत स्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है और वो जोंग चेन की जगह सेल्स डायरेक्टर का पद संभालेगा। साथ ही आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी भी उसी को सौंपी जाती है। इसके तुरंत बाद बॉस बी ने कंपनी के ग्रुप चैट में मुझे टैग किया। जोंग चेन फिजूल खर्च है और कंपनी के नियमों की परवाह नहीं करता। इस महीने का उसका बोनस रद्द किया जाता है। उसे अपने हाथ से 10,000 शब्दों का आत्मचिंतन पत्र लिखना होगा और पूरे ग्रुप में पोस्ट करना होगा ताकि ये बाकी कर्मचारियों के लिए चेतावनी बन सके। ये हद पार करना था। उन्होंने मेरा टॉप सेल्स खिताब छीना, मेरा
बोनस रद्द किया, मुझे नकारात्मक उदाहरण बना दिया और पूरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती करके उसे वांग लिन की पदोन्नति की सीढ़ी बना दिया। ग्रुप चैट तुरंत शांत हो गया, यहाँ तक कि पूरा ऑफिस भी मौत जैसी खामोशी में डूब गया। लोग चोरी छुपे मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ की नजरों में दया थी, कुछ को अफसोस था, कुछ गुस्से में थे और कुछ डर गए थे। इसके बाद कोई नया मैसेज नहीं आया, जैसे सभी इंतजार कर रहे हों कि मैं ग्रुप में अपनी गलती स्वीकार करूं और खुद को अपमानित करूं। बॉस बी ने फिर मुझे टैग किया। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वो पागलों की तरह बार बार मुझे टैग करने लगे। टिंग टिंग ने मुझे वी चैट पर मैसेज भेजा, भाई चेन, शायद आपको माफी मांग लेनी चाहिए, नौकरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मुस्कुराया, इतना मुस्कुराया कि आंखों में आंसू तक आ गए। मेरी उंगलियां फोन स्क्रीन पर चलने लगी। मैंने जवाब टाइप किया, समझ गया बॉस, मैं ये सबक जरूर याद रखूंगा। आगे से मैं कभी भी 40 युआन की एक डिश ऑर्डर करके फिजूल खर्ची नहीं करूंगा। अगली कंपनी डिनर में मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ पानी पीऊंगा और खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पहली नजर में वो एक माफीनामा लगता था, लेकिन असल में वो उबलते तेल में गिरी पानी की बूंद जैसा था। ऊपर से शांत, लेकिन भीतर से कंपनी के प्रति एक कर्मचारी की गहरी निराशा से भरा हुआ। उस मैसेज के बाद मैंने तुरंत कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर से लॉग आउट कर दिया और गंभीरता से अपने जांच लंबित निलंबन का आनंद लेने लगा। बॉस बी ने अगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो दखल मत दो वाला बहाना बनाकर मुझे ऑफिस में वॉशरूम के पास वाली डेस्क पर बैठा दिया, जहां मुझे रोज गुजरते सहकर्मियों की दया भरी या तिरस्कारपूर्ण नजरें झेलनी पड़ती थी। वांग लिन बड़ी शान से मेरी सीट पर बैठ गया और विभाग के कर्मचारियों को हुक्म देने लगा। लेकिन मेरी कुर्सी पर बैठना इतना आसान नहीं था। पिछले सारे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद संभाले थे, डिजाइन से लेकर क्रियान्वयन तक। मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी अपनी हथेली की रेखाओं की तरह याद थी। लेकिन वांग लिन को कुछ भी नहीं पता था। उससे एक सवाल पूछो तो जवाब नहीं दे पाता था। कुछ ही दिनों में दर्जनों क्लाइंट्स ने शिकायत करनी शुरू कर दी। वे मांग कर रहे थे कि उनके अकाउंट्स फिर से मुझे सौंपे जाएं, वरना वे अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। कंपनी को भारी जुर्माने का खतरा मंडराने लगा। आखिरकार बॉस भी और सहन नहीं कर पाए। वो खुद चलकर मेरी डेस्क तक आए। जोंग चैन, पहले ये प्रोजेक्ट्स तुम ही संभाल रहे थे, अभी कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई हैं, जाओ और इन्हें ठीक करो। क्लाइंट्स को संतुष्ट करना होगा। मैंने बेपरवाही से सिर उठाया और जानबूझकर उलझन भरा चेहरा बनाया। बॉस बी, शायद आप गलत व्यक्ति के पास आ गए हैं। मैं तो जांच लंबित निलंबित कर्मचारी हूँ। बॉस बी जियावई कुछ पल के लिए जम गए। उनकी आवाज कठोर हो गई। निलंबित हो या नहीं, तुम्हें काम तो करना ही होगा। कंपनी की नीति कहती है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां आखिर तक निभानी होंगी। ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। मैंने कंधे उचकाए, लेकिन मेरे सारे लॉगिन एक्सेस तो पहले ही रद्द कर दिए गए हैं। अब मेरे पास प्रोजेक्ट्स फॉलो करने का कोई तरीका नहीं है। उनका चेहरा तुरंत सख्त हो गया, आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। जांच लंबित निलंबन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुमने अपना अकाउंट एक्सेस क्यों हटवा दिया? अभी इसी वक्त नया अकाउंट बनाओ। मैंने उसकी तरफ शांति से देखा। आप ही तो कहते थे अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो उसमें दखल मत दो। मैं तो बस अपने लीडर के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। बॉस भी थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। ऐसा करते हैं, मैं अभी तुम्हारा पद वापस बहाल कर देता हूँ। फौरन क्लाइंट से संपर्क करो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं करने देना है। मैं मुस्कुराया। बॉस बी, ऐसे काम के लिए आपको हमारे उत्कृष्ट टॉप सेल्स के पास नहीं जाना चाहिए। मैं तो वही जिगोलो हूँ जो सिर्फ अपनी शक्ल के दम पर सेल्स लाता है। मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। उनका चेहरा सुअर के जिगर जैसा लाल हो गया। वो मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पा रहे थे। जोंग चैन, क्या तुम सचमुच सहकर्मियों के बीच की कुछ मजाक वाली बातों को दिल पर लगा रहे हो? मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बर्फ जैसी ठंडक छिपी हुई थी। तो फिर मुझसे टॉप सेल्स का खिताब छीनना और मेरा 5 लाख युआन का बोनस खत्म कर देना, वो भी एक मजाक था। एक 40 युआन की डिश ऑर्डर करने पर मुझे फिजूल खर्च और अपव्ययी कहना, वो भी मजाक था। मेरे हर शब्द उनके चेहरे पर पड़े थप्पड़ जैसा था। उनका चेहरा लाल से सफेद हुआ, फिर बीमार हरे रंग में बदल गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। मैं जानता था कि उनके अंदर जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। आखिर एक बड़े बॉस के लिए सिर झुकाकर गलती मान लेना आसान नहीं होता। उसी समय वांग लिन उत्साह से दौड़ता हुआ आया। बॉस बी, तियानहुआ ने निवेश करने की हामी भर दी है। ये सुनते ही बॉस बी के चेहरे पर चमकदार मुस्कान फैल गई। बहुत बढ़िया वांग लिन, तुम सचमुच हमारी कंपनी के भाग्यशाली सितारे हो। तियानहुआ का समर्थन मिलते ही वे सारे क्लाइंट्स हमसे काम करने के लिए खुद विनती करेंगे। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में साफ दुश्मनी थी। जोंग चैन, तुम्हें आधिकारिक रूप से नौकरी से निकाला जाता है। अभी जाओ और हैंड ओवर की प्रक्रिया पूरी करो। मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं कानून के अनुसार कंपनी से मुआवजे की मांग करता हूँ। वह गुस्से से गरज उठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुआवजा मांगने की? तुमने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। बस इंतजार करो, कंपनी तुम पर मुकदमा करेगी। वांग लिन ने मुझे और भी जहरीली नजरों से देखा। जोंग चैन, मैं पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा। मैंने हल्की ठंडी मुस्कान दी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटा और उस कंपनी से बाहर निकल गया जिसे मैंने अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल समर्पित कर दिया
दिया था। मैंने अपने जुनून, अपनी बुद्धि और अपनी पूरी मेहनत इस कंपनी पर लगा दी थी, बिना किसी रिश्तेदारी या सिफारिश के। सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी को आगे बढ़ाया था और बदले में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीली तलवार पर फेंक दिया गया हो, ठंडा और दर्द से भरा हुआ। मेरे सहकर्मी एक एक करके मुझे विदा करने बाहर आए। सबने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। टिंग टिंग की आंखों में आंसू थे। भाई चैन, आप इतने प्रतिभाशाली हैं, जहां भी जाएंगे जगह मिल जाएगी। वैंग लिन की बातों को दिल पर मत लीजिए, मुझे यकीन है आपको जल्दी ही नई नौकरी मिल जाएगी। मैं बस मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। जहां तक वैंग लिन की बात थी, उसमें वह क्षमता थी ही नहीं। कंपनी छोड़ने के बाद मुझे अपनी मौसी का फोन आया। पिछले 15 दिनों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। फोन उठाते ही उन्होंने कहा, अगले हफ्ते मेरी तरफ से तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, लेकिन मुझे निरीक्षण के लिए अफ्रीका जाना पड़ेगा, इसलिए मैं समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। मैंने उदास आवाज में जवाब दिया, मौसी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने पूछा, क्या काम पर कोई परेशानी हुई है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं मौसी, लेकिन मैं आपकी जगह जाकर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। फोन कटने के बाद मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। जल्दी मत करो, असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग समारोह में पहुंचा। मेरी मौजूदगी ने मेरी पुरानी कंपनी के लोगों को पूरी तरह चौंका दिया, खासकर बॉस बी और वैंग लिन को। उनकी नजरें मानो मुझे चीर देना चाहती थीं। वैंग लिन ने तिरस्कार से मेरी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नौकरी से निकाला जा चुका है। इस साइनिंग समारोह में शामिल होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ मैं यहाँ नहीं हो सकता? क्या ये संभव नहीं कि मैं तियानहुआ ग्रुप की तरफ से आया हूँ? वह व्यंग से हंस पड़ा। झोंगचेन, क्या मजाक कर रहे हो? तियानहुआ ग्रुप की चेयरमैन मेरी माँ है, मैं ही पार्टी ए हूँ। मैं पूरी तरह उनकी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को पार्टी ए कहने में? तुम जैसा घटिया जिगोलो तियानहुआ के टॉयलेट साफ करने के लायक भी नहीं है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, आसपास खड़े लोगों का ध्यान तुरंत हमारी तरफ चला गया। तो ये है प्रेसिडेंट वैंग का बेटा। कोई हैरानी नहीं कि उसका रुतबा इतना बड़ा है। प्रेसिडेंट वैंग के बेटे को नाराज करने की हिम्मत? क्या उस झोंगचैन को मरने का शौक है? उसका चेहरा देखकर ही लगता है कि वह किसी बार में काम करता होगा, पक्का औरतों के सहारे जीता होगा। प्रेसिडेंट वैंग जैसा हैंडसम और तेजस्वी तो बिल्कुल नहीं दिखता। वैंग लिन भीड़ के बीच किसी सितारे की तरह खड़ा था। लोगों की चापलूसी सुनकर वो खुद को आसमान पर महसूस कर रहा था। उसकी मुस्कान और भी घमंडी हो गई। उसने जोर से आदेश दिया, सिक्योरिटी, इस घटिया आदमी को यहाँ से बाहर फेंक दो। हम अभी साइनिंग समारोह शुरू करने वाले हैं। कुछ सुरक्षा गार्ड मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने शांति से अपनी जेब से एक मोहर निकाली और उसे हवा में ऊंचा उठा दिया। वैंग लिन, इसके बिना तुम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कैसे करोगे? पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सबकी निगाहें मेरे हाथ में पकड़ी वस्तु पर टिक गईं। क्या ये प्रेसिडेंट वैंग की विशेष क्रिस्टल मुहर नहीं है? सुना है ये प्राकृतिक ब्राजीलियन रूबी से बनी है। इस पर बेहद खूबसूरत कमल की नक्काशी की गई है। इसके आधार पर तियानहुआ ग्रुप की विशेष मुहर अंकित है। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार ने इसे बनाने में पूरे 6 महीने लगाए थे। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ युआन बताई जाती है। ये वैंग नान की निजी पहचान का प्रतीक है। महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के समय वही इसका इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पर ये ग्रुप की तिजोरी में बंद रहती है। खुद उनके सबसे करीबी सहायक को भी इसे छूने की अनुमति नहीं है। फिर ये अचानक जोंग चेन के पास कैसे आ गई, जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है? पूरे समारोह स्थल में मानो बम फट गया। अभी कुछ क्षण पहले तक जो मेहमान वैंग लिन के आसपास भीड़ लगाए खड़े थे, वे सभी एक साथ आधा कदम पीछे हट गए। चारों तरफ फुसफुसाहट और कानाफूसी की आवाजें गूंजने लगी। यहाँ तक कि वैंग लिन के बगल में खड़े बाई जियावई भी भौहें सिकोड़कर मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में एक पल के लिए शक की झलक दिखाई दी, लेकिन इस समय उनका पूरा ध्यान तियानहुआ ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पर था। इसलिए वो आसानी से उस व्यक्ति की पहचान पर शक नहीं करना चाहते थे जिसे वे प्रेसिडेंट वैंग का बेटा समझ रहे थे। वैंग लिन के चेहरे की मुस्कान जम गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। वो मेरे हाथ में मौजूद मुहर को घूरता रहा। उसकी उंगलियां अनजाने में मुड़ गई। उसने 2 बार जोर से निगलने की कोशिश की, फिर खुद को शांत दिखाते हुए चिल्लाया, ये नकली है। जोंग चैन, कंपनी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए तुमने मेरी माँ की मुहर की नकल बनवाई है और यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा अपराध है? किसी कंपनी की आधिकारिक मुहर की जालसाजी करना, इसके लिए कई साल जेल हो सकती है। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर ली। वो भीड़ के मन में उठ रहे संदेह को दबाना चाहता था, लेकिन उसके आखिरी शब्दों में छिपी हल्की कंपन उसकी घबराहट को उजागर कर रही थी। मेरी उंगलियां उस ठंडी क्रिस्टल मुहर पर फिरने लगी। मेरे होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान उभर आई। मैं आराम से 2 कदम आगे बढ़ा। रोशनी के नीचे वो मुहर चमक रही थी। उसकी जटिल नक्काशी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी देखकर समझ सकता था कि ये सस्ता नकली सामान नहीं है। मैंने वैंग लिन की तरफ देखा। नकली? वैंग लिन, तुम हर समय कहते रहते हो कि तुम वैंग नान के बेटे हो, लेकिन अपनी ही माँ की विशेष मुहर को नहीं पहचानते। ये बात ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगती। ये कहकर मैंने मुहर पास बैठे एक सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को सौंप दी। वो हाईचेंग के व्यापारिक जगत की एक सम्मानित हस्ती थे। कई वर्षों से वांग नान के साथ काम कर चुके थे और तियानहुआ ग्रुप के प्रतीकों से अच्छी तरह परिचित थे। मिस्टर जियांग, क्या आप कृपया इसे देखकर पुष्टि कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट वांग की असली मुहर है या नहीं? मिस्टर जियांग ने मुहर हाथ में ली, अपना चश्मा पहना और ध्यान से जांच करने लगे।
उनकी उंगलियां मुहर पर बनी नक्काशियों पर फिरती रहीं। फिर उन्होंने उसे पलटकर नीचे लगी छाप को देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने सिर उठाया। उनकी नजर वांग लिन पर पड़ी। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ये वास्तव में प्रेसिडेंट वांग की असली मुहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर बना कमल का पैटर्न उसी मास्टर कलाकार की व्यक्तिगत नक्काशी की शैली दर्शाता है और नीचे की छाप विशेष उत्कीर्णन तकनीक से बनाई गई है, जिसकी नकल कोई और नहीं कर सकता। उनकी पुष्टि शांत झील में फेंके गए विशाल पत्थर जैसी थी। पूरा हॉल फिर से शोर से भर उठा। मेहमानों की नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। कुछ देर पहले तक जो लोग वांग लिन की चापलूसी कर रहे थे, अब वे उसे संदेह और जांचती हुई नजरों से देख रहे थे। कई लोग तो चुपचाप उससे दूर भी खिसक गए। उन्हें डर था कि कहीं वे इस विवाद में न फंस जाएं। बाई जिया वेवी का चेहरा भी बुरी तरह उतर गया। उन्होंने तुरंत वांग लिन को एक कोने में खींच लिया और धीमी आवाज में गुस्से से पूछने लगे, आखिर ये सब क्या है? उसके पास प्रेसिडेंट वांग की मुहर कैसे पहुंच गई? तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट वांग के बेटे हो, फिर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं? वांग लिन के माथे से पसीना बहने लगा। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगी। वो हकलाते हुए बोला, ये मेरी माँ के पास बहुत सारी मोहरें हैं, मैं भला उन सबको कैसे याद रख सकता हूँ? उस हरामी ने जरूर कहीं से नकली मोहर हासिल कर ली होगी। मिस्टर जियांग अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी नजर कमजोर हो गई होगी। गलती होना सामान्य बात है। वो बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह घबरा चुका था। असल में उसने कभी वांग नान की कोई असली मोहर देखी ही नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई विशेष मोहर मौजूद है। शुरुआत में उसने अनाथालय की एक ग्रुप फोटो में संयोग से वांग नान को देखा था। जब उसे पता चला कि वो तियानहुआ ग्रुप की सीईओ हैं, तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने बहाना बनाकर उनसे इंटर्नशिप वाले दिन रास्ते में उसे छोड़ने की विनती की। फिर चुपके से फोटो खींच ली, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और झूठ बोल दिया कि वांग नान उसकी माँ है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतनी आसानी से उसकी बात मान लेंगे। यहाँ तक कि हाइशेंग कंपनी का पूरा मैनेजमेंट भी उसकी खुशामद करने लगेगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जोंग चेन सीधे वांग नान की विशेष मुहर निकाल देगा और वहीं मौके पर मिस्टर जियांग से उसकी पुष्टि भी करवा देगा। उसका झूठ अब धीरे धीरे टूटने लगा था। मैं वांग लिन के घबराए चेहरे के पास से गुजरा, सीधे मंच पर पहुंचा, माइक्रोफोन उठाया। मेरी गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। सारे शोर को दबाते हुए मैंने गंभीर स्वर में घोषणा की, मैं अब आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ, तियानहुआ ग्रुप हाइशेंग कंपनी के साथ होने वाले साझेदारी समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द करता है। आज से हाइशेंग कंपनी के साथ सभी व्यावसायिक लेन देन समाप्त किए जाते हैं। मेरे शब्द खत्म होते ही पूरा हॉल इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती। बाई जियावेई जैसे अचानक होश में आ गए। वे मंच की ओर दौड़े, मेरे हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया। उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। जोंग चेन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम प्रेसिडेंट वांग की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने वाले कौन होते हो? तुम तो हाइशेंग कंपनी के एक निकाले गए कर्मचारी हो और हाथ में पता नहीं कहां से लाई गई एक मुहर लेकर यहाँ धोखाधड़ी करने आ गए हो। मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर मैं कहता हूँ कि होगा तो जरूर होगा। अब उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। तियानहुआ ग्रुप के साथ ये सौदा हाइशेंग कंपनी का साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। अगर ये सफल हो जाता तो उनकी हैसियत कई गुना बढ़ जाती। वो कैसे चुपचाप देखते रहते कि जोंग चेन उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दे। उनकी नजर में जोंग चेन सिर्फ एक कोने में धकेला गया कुत्ता था जो आखिरी बार काटने की कोशिश कर रहा था। भले ही मुहर असली हो, उसने जरूर किसी चालाकी से उसे हासिल किया होगा। उसे हरगिज तियानहुआ ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं हो सकता। मैंने उनकी बौखलाई हुई शक्ल देखी और शांत स्वर में कहा, क्या मैंने पहले अपनी बात साफ नहीं की थी? मैं ही पार्टी ए हूँ। उसी समय वांग लिन भी मंच पर चढ़ाया। उसने उंगली सीधे मेरे चेहरे की तरफ तान दी और हिस्टेरिकल अंदाज में चिल्लाया, जोंग चेन, मेरी माँ की मुहर तुम्हारे पास कैसे आई? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि मेरी माँ की तरफ से फैसले लो? अभी इसी वक्त वो मुहर मुझे दे दो। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी भी पल रो पड़ेगा। उसकी आंखों में घबराहट, डर और गुस्सा एक साथ भरा हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस मुहर के सामने आते ही उसकी झूठ की पूरी दीवार दरकने लगी थी। अगर जोंग चेन को बोलने दिया गया तो उसकी सारी मेहनत और अभिनय साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाएगा। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एक एक शब्द साफ साफ कहा। मेरी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द बेहद स्पष्ट था। स्पीकरों से गूंजती मेरी आवाज सीधे सबके दिमाग में उतर गई, क्योंकि वांग नान मेरी सगी मौसी हैं। पूरा हॉल तुरंत मौत जैसी खामोशी में डूब गया। हर किसी की सांसें थम गई। लोगों की नजरें मेरे और वांग लिन के बीच बार बार घूमने लगी, सदमे और उलझन से भरी हुई। अगर प्रेसिडेंट वांग उसकी सगी मौसी हैं, तो तर्क के अनुसार मैं और वांग लिन चचेरे भाई होने चाहिए थे। लेकिन ये दोनों तो मिलते ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दोनों के बीच सिर्फ नफरत और टकराव था। इनमें रिश्तेदारों जैसी कोई बात नहीं दिख रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पुराने दुश्मन आमने सामने खड़े हों। आखिर सच्चाई क्या थी? कोई ना कोई जरूर झूठ बोल रहा था। या तो जोंग चेन प्रेसिडेंट वांग के भतीजे होने का नाटक कर रहा था, या फिर वांग लिन प्रेसिडेंट वांग का बेटा होने का ढोंग कर रहा था। आजकल लोग ऊंचे दर्जे तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात सब जानते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतने भव्य साइनिंग समारोह में असली और नकली युवा मालिकों का ऐसा नाटक देखने को मिलेगा। ये दृश्य व्यापार जगत की आम चालबाजियों से कहीं ज्यादा रोमांचक था। वांग लिन का चेहरा अब कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसके चेहरे से खून का आखिरी कतरा भी गायब हो गया था। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। वो लगभग मंच से गिर ही गया था। माइक्रोफोन स्टैंड
को कसकर पकड़कर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में भरा आतंक अब छिप नहीं सकता था। फिर भी उसने दांत भींचकर बहस जारी रखी। असंभव, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा कजिन जोंगलिन है। वो हमेशा विदेश में पढ़ाई करता रहा है और कभी देश वापस नहीं आया। अगर वो वापस आता तो मेरी माँ ये बात मुझसे कभी नहीं छिपाती। तुम एक ठग हो। कंपनी से निकाले जाने की वजह से तुम बदला लेना चाहते हो, इसलिए मेरे कजिन का रूप धरकर यहाँ साइनिंग समारोह खराब करने आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी चाल चलकर तुम बच जाओगे? उसने जानबूझकर मेरा घर का नाम जोंगलिन लिया ताकि आसपास के लोग और ज्यादा यकीन कर लें कि वही वांग नान का असली बेटा है। लेकिन वो इतना मूर्ख था कि उसे पता ही नहीं था। जोंगलिन मैं ही था। वो मेरा बचपन का नाम था। परिवार वाले बचपन से मुझे उसी नाम से बुलाते थे। बाहर की दुनिया में मैं हमेशा जोंग चेन नाम इस्तेमाल करता था। शायद उसने अनाथालय के बुजुर्गों से सिर्फ इतना सुन लिया था कि वांग नान के भतीजे का नाम जोंगलिन है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही जोंगलिन इस समय उसके सामने खड़ा है। वांग लिन ने फिर मेरी तरफ उंगली तान दी। उसकी आवाज और भी तीखी हो गई। इसकी बातों में मत आइए। ये आदमी आलसी और निकम्मा है। सिर्फ वेतन लेना जानता है, काम करना नहीं। इसी वजह से कंपनी ने इसे निकाल दिया। ये बदला लेने आया है, जानबूझकर हमारे समारोह को बर्बाद करने। इसके हाथ में जो मोहर है वो भी नकली है। इसने किसी से उसकी कॉपी बनवाई है। फिर वो सुरक्षा गार्डों पर चिल्लाया, तुम लोग अभी तक खड़े क्या हो? इसे घसीटकर बाहर निकालो। इसे यहाँ बकवास करने का मौका मत दो। लेकिन इस बार सुरक्षा गार्ड पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रहे। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस्टर जियांग की बात अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। ये मोहर असली है और जोंगचेन खुद को प्रेसिडेंट वांग का सगा भतीजा बता रहा था। अगर उन्होंने सच में उस पर हाथ उठा दिया और बाद में उसकी बात सच निकली तो क्या वो सीधे तियानहुआ ग्रुप को नाराज नहीं कर देंगे? फिर हाईचंग में उनका भविष्य क्या होगा? ऐसे समय में कम परेशानी ही बेहतर होती है। कोई भी बनी का बकरा नहीं बनना चाहता था। जब बाई जियावेई ने देखा कि सुरक्षा गार्ड हिल भी नहीं रहे तो वो खुद आगे बढ़े। उन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की, दोस्तों जोंगचेन के झांसे में मत आइए। वो एक ठग है। वो पिछले 1 साल से हमारी हाइशिन कंपनी में काम कर रहा था। एक साधारण सेल्स प्रतिनिधि से लेकर सेल्स डायरेक्टर तक पहुंचा है। अगर वो सच में प्रेसिडेंट वांग का भतीजा होता और उसके पीछे तियानहुआ जैसी विशाल कंपनी होती तो वो हमारी जैसी छोटी कंपनी में काम क्यों करता? वो कुछ पल रुके, फिर पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। उनकी आवाज और भी दृढ़ हो गई। इसके अलावा जोंग परिवार हाईचेंग का एक प्रतिष्ठित परिवार है जिसकी संपत्ति सैकड़ों अरब युआन की है। प्रेसिडेंट वांग का भतीजा उस परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। इतनी ऊंची हैसियत वाला व्यक्ति क्या इस आदमी जैसा हो सकता है जो ग्रुप चैट में भेजे गए एक रिमाइंडर मैसेज पर इतना नाराज हो जाए? जो कंपनी डिनर में एक इंटर्न से लड़ पड़े, जो 5 लाख युआन के बोनस के लिए कंपनी से दुश्मनी मोल ले। उन्होंने मेरी तरफ तिरस्कार से देख। ये तो गांव से आया हुआ एक साधारण आदमी है। ये जोंग परिवार का युवा मालिक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सारे लोग इसके किराए के कलाकार हैं। ये साइनिंग समारोह का फायदा उठाकर अमीरों से जुड़ना चाहता है। इसे सफल मत होने दीजिए। इन्हें तुरंत बाहर निकालिए और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग शुरू कीजिए। बाई जियावे की बातें सुनने में काफी तर्कसंगत लग रही थी। कई मेहमानों ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। उनकी नजरें फिर से मेरी ओर तिरस्कार और अवमानना से भर गईं। सही कह रहे हैं। अगर ये सच में प्रेसिडेंट वांग का भतीजा होता तो हाईशेंग जैसी कंपनी में नौकरी क्यों करता और सिर्फ 40 युआन की एक डिश के लिए इंटर्न से हाथापाई? 5 लाख युआन के बोनस के लिए कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाना, ये किसी अमीर घराने के वारिस जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं लगता। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी भीड़ में से किसी ने अचानक एक सवाल उठा दिया। बोलने वाला व्यक्ति हाईशेंग की एक दूसरी बड़ी कंपनी का सीईओ था। उसने पहले जोंग परिवार के साथ कई बार व्यापार किया था और मुझसे भी कुछ बार मिल चुका था। बस उस समय मैं जोंग चेन नाम इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो मुझे तुरंत पहचान नहीं पाया। उसने कहा, बॉस भाई, ये जरूरी नहीं कि आपकी बात सही हो। आजकल बहुत से अमीर घरों के बच्चे असली जिंदगी का अनुभव लेने के लिए सबसे निचले स्तर से शुरुआत करते हैं। वे अपनी क्षमता साबित करना चाहते हैं और पारिवारिक संबंधों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कौन कह सकता है कि जोंग परिवार का युवा मालिक भी ऐसा ही व्यक्ति है? ये सुनते ही भीड़ फिर से दुविधा में पड़ गई। सही कह रहे हैं, आजकल लो प्रोफाइल अमीर बच्चों की कमी नहीं है। क्या पता जोंग चेन सच में जीवन का अनुभव लेने आया हो। अगर ऐसा है तो आज हमने उसे पूरी तरह गलत समझ लिया। वांग लिन तुरंत भड़क उठा। उसकी आवाज बेचैनी से भर गई। मैं भी तो जीवन का अनुभव लेने ही आया हूँ। जब मैं बॉस बाई की कंपनी में इंटर्नशिप करने आया था तो मेरी माँ खुद मुझे छोड़ने आई थी। उन्हें डर था कि कहीं कोई वूर्ख मुझे तंग न करे। अगर वो सच में मेरा कजिन होता तो मेरी माँ उसे कंपनी तक छोड़ने क्यों नहीं आती? उसे इतनी बेइज्जती और परेशानी क्यों झेलनी पड़ती? ये कहते हुए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, सोशल मीडिया खोला और वो फोटो सबको दिखाने लगा जिसमें वांग नान उसे इंटर्नशिप के पहले दिन छोड़ने आई थी। फोटो में वांग नान एक बेहद खूबसूरत सफेद ड्रेस पहने खड़ी थी। उनके पीछे एक शानदार मेबैक कार थी। वांग लिन उनके बगल में खड़ा आज्ञाकारी मुस्कान दे रहा था। कैप्शन लिखा था, माँ, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर मुझे इंटर्नशिप पर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मेरी मौसी हाईशेंग की एक प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्ती थी, तियानहुआ ग्रुप की सीईओ। उनकी खूबसूरती और प्रभावशाली व्यक्तित्व से पूरा हाईशेंग परिचित था। फोटो देखते ही हर किसी ने पहचान लिया कि वो सचमुच वांग नान थी। ये तस्वीर देखते ही जो लोग अभी तक संदेह में थे वे फिर से वांग लिन की बातों पर विश्वास करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, अगर दोनों कजिन होते तो एक दूसरे को पहचानते। जोंग चेन जरूर नकली है। बिल्कुल, फोटो सबूत है। वांग लिन ही प्रेसिडेंट वांग का बेटा है। जोंग चेन सिर्फ जलन में यहाँ आया है। आजकल के युवाओं को अमीरों से जुड़ने के लिए कोई शर्म नहीं बची। किसी का भतीजा बनना, नकली मोहर बनवाना हद ही हो गई। चारों तरफ फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह जुब रहा था। वांग लिन ने
ने घमंड से मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी, मानो जीत पहले ही उसकी झोली में आ गई हो। जोंगचेन, सुना तुमने? सब जानते हैं कि तुम एक ठग हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तियान हुआ कि जमीन को अपने जैसे लोगों से गंदा मत करो। तुम जैसे घटिया आदमी मेरी माँ के जूते उठाने लायक भी नहीं हो, और फिर भी मेरे कजन का नाम लेकर घूम रहे हो, नकली मोहर बनवा रहे हो। अभी नहीं निकले तो मैं पुलिस बुला लूंगा। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ से किसी ने समर्थन किया। हाँ, पुलिस बुलाओ, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इसे जेल की रोटी खिलानी चाहिए, वरना बाद में और लोग भी यही करेंगे। मैं सामने का दृश्य देखकर सचमुच हैरान था। इन लोगों की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, मेरा टॉप सेल्स अवार्ड छीन लिया, मेरा बोनस हड़प लिया, मुझे नौकरी से निकलवा दिया। और अब जब मैं सिर्फ सबूत दिखाकर उनका झूठ उजागर कर रहा था तो वही लोग पीड़ित बनने का नाटक कर रहे थे, मुझे ठग बता रहे थे, मुझ पर पुलिस बुलाने की धमकी दे रहे थे। दुनिया में इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती थी? मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि वांग लिन में इतनी हिम्मत आई कहां से। हाईचिंग के इतने बड़े व्यापारिक नेताओं के सामने खड़े होकर वो वांग नान का बेटा होने का नाटक कर रहा था। क्या उसे बिल्कुल डर नहीं था कि उसकी असलियत सामने आ जाएगी और उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी, मेरी आवाज भी उतनी ही ठंडी थी। वांग लिन, क्या तुम सच में पुलिस बुलाना चाहते हो? उसने मुझे देखा, फिर होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। उसने ठुड्डी ऊंची कर ली, मानो विजेता ऊपर से हारने वाले को देख रहा हो। क्या हुआ, अब डर लग रहा है? अगर इतना ही डर था तो पहले क्यों नहीं सोचा? ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाता, बस अभी इसी वक्त मेरे सामने घुटनों के बल बैठो और 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। फिर यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने स्वीकार करो कि तुमने मेरे कजिन का रूप धारण किया और मेरी माँ की मुहर की नकली कॉपी बनवाई। ऐसा करोगे तो शायद मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूं। वो थोड़ा रुका, उसकी आंखों में लालच और चालाकी चमक रही थी। फिर बोला, लेकिन मेरे कजिन का रूप धरने और मेरी माँ की मुहर की नकल बनाने से तुमने मेरी माँ और तियानहुआ ग्रुप की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे मानसिक पीड़ा के बदले 1 मिलियन युआन देने होंगे, एक पैसा भी कम नहीं। मैं गुस्से में लगभग हंस पड़ा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, मेरी नजरों में व्यंग्य साफ झलक रहा था। वांग लिन, तुम सचमुच सुअर से भी ज्यादा लालची हो। 100 बार सिर झुकाकर माफी और ऊपर से 1 मिलियन युआन? सीधे बैंक लूटने क्यों नहीं चले जाते? मैं एक कदम आगे बढ़ा, मेरी पैनी नजर उसके पीले पड़े चेहरे पर टिक गई। और एक बात, तुम लगातार कहते हो कि तुम मेरी मौसी के बेटे हो, लेकिन यहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानता है कि मेरी मौसी वांग नान पिछले 40 सालों से अविवाहित, उन्होंने कभी शादी नहीं की। हाईचेंग के पापराजी तो हर दिन उनके घर के बाहर डेरा डालने को तैयार रहते। अगर उनके पास तुम्हारी उम्र का बेटा होता तो क्या इतने सालों में एक भी खबर बाहर नहीं आती? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई इस बात पर विश्वास करेगा? मेरे शब्द बिजली की गड़गड़ाहट जैसे, उन्होंने पूरे हॉल में फैली भ्रम की धुंध को चीर दिया, मानो किसी ने अचानक एक विशाल दरवाजा खोल दिया हो। पूरा हॉल तुरंत हंगामे में बदल गया। मेहमानों को अचानक सच्चाई का एहसास होने लगा। वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अरे हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया, प्रेसिडेंट वांग इस साल 42 साल की हैं और वो लगभग पूरी जिंदगी अविवाहित रही हैं। मैंने तो उनका कभी कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं सुना। शादी और बच्चे की बात तो दूर है, फिर अचानक इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? किसी ने कहा, लेकिन क्या पता उन्होंने गुप्त रूप से शादी की हो और बच्चा भी हो। दूसरे ने तुरंत विरोध किया, नामुमकिन, प्रेसिडेंट वांग हमेशा लो प्रोफाइल हैं। लेकिन हाईचेंग के पापराजी कितने खतरनाक हैं ये सब जानते हैं। शादी और बच्चे की बात छोड़ो, अगर वो किसी पुरुष के साथ सिर्फ खाना भी खा लें तो अगले दिन खबर इंटरनेट पर फैल जाती। अगर सच में उनका बेटा होता और वो भी इतना बड़ा तो उसे छिपाना असंभव था। फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्या वो नाजायज बेटा हो सकता है? शायद उसके पिता कोई साधारण आदमी हो, इसलिए प्रेसिडेंट वांग ने उसे स्वीकार नहीं किया और छिपाकर पाला। अनुमानों का सिलसिला लगातार चलता रहा और देखते ही देखते वांग लिन का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। वांग लिन का चेहरा पलक झपकते ही कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसके माथे और गालों से ठंडा पसीना बहने लगा। वो बगल की मेज का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां मेज के किनारे को इतनी जोर से पकड़े हुई थी कि उसकी गांठें सफेद पड़ गई। वो घबराहट में सफाई देने लगा, नहीं, बात ऐसी नहीं है, मैं मेरी माँ का नाजायज बेटा नहीं हूँ, मैं उनका सगा बेटा हूँ। इसकी बकवास मत सुनिए, ये एक ठग है, जानबूझकर मेरे और मेरी माँ की बदनामी करने के लिए झूठी बातें बना रहा है। लेकिन उसकी सफाई बेहद कमजोर लग रही, उसकी आवाज कांप रही। कोई भी देख सकता था कि वो कितना दोषी महसूस कर रहा था। मैं हल्का सा हंसा, मेरी आवाज शांत थी, लेकिन मेरे हर शब्द उसके दिल में घुसते चाकू जैसे थे। तो फिर सिर्फ उस फोटो के आधार पर तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम मेरी मौसी के बेटे हो? वही फोटो जिसे तुमने जानबूझकर पोज देकर खिंचवाया था, या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हें पता था कि आज मेरी मौसी अफ्रीका के बिजनेस ट्रिप पर है और इस साइनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसी वजह से तुमने उनके बेटे का नाटक करने की हिम्मत की ताकि खुद के लिए और इस घटिया हाईशान कंपनी के लिए फायदे हासिल कर सको। मेरे शब्द तलवार की तरह उसके सीने में उतर रहे थे। वांग लिन का चेहरा हर सेकंड और ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों में छिपी घबराहट और डर अब पूरी तरह उजागर हो चुके थे। भीड़ की नजरें बदलने लगी। अब वे शक और जांच की नजर से उसे देखने लगे। फिर सभी की नजरें बाई जियावेई पर टिक गई। बाई जियावेई को भी महसूस होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वांग लिन को अपने पास खींचा और धीमी आवाज में पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और शक। वांग लिन, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट वांग के बेटे हो या नहीं? मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि अपनी माँ से मेरी मुलाकात करवाओ ताकि हम साझेदारी पर चर्चा कर सकें, लेकिन तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते। कभी कहते थे वो मीटिंग में है, कभी कहते थे बिजनेस ट्रिप पर। अब झोंग चैन ये सब बातें कह रहा है तो बेहतर होगा कि तुम अभी सब साफ साफ बता दो। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? क्या तुम वास्तव में प्रेसिडेंट वांग के बेटे नहीं हो? बाई जियावेई के शरीर में सहरन दौड़। जितना ज्यादा वो सोच रहे थे उतना ही सब कुछ संदिग्ध लग रहा
रहा। वांग लिन ने कभी उनकी मुलाकात वांग नान से नहीं करवाई। हर बार सिर्फ कुछ तस्वीरें दिखा देता था, उनके बारे में बातें करता, यहाँ तक कि वांग नान का फोन नंबर भी देने से मना कर देता था। अब जब झोंग चैन ने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया तो बाई जियावे को एहसास हुआ कि शायद शुरुआत से ही उनके साथ खेल खेला गया। वांग लिन का चेहरा अकड़ गया, उसका शरीर डगमगाने लगा। वो घबरा कर बोल, बिल्कुल, मैं प्रेसिडेंट वांग का बेटा हूँ। मेरी माँ बस बहुत व्यस्त रहती है। वो हाल ही में अफ्रीका में निरीक्षण और विदेशी कारोबार संभाल रही है, इसलिए उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं। बॉस भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर आप लोग यकीन नहीं करते तो मैं अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने जल्दी जल्दी फोन स्क्रॉल किया, कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली और भीड़ को दिखाने लगा। लेकिन वे तस्वीरें ऐसी नहीं थी जिनमें सिर्फ वो और वांग नान, कहीं समूह फोटो थी, कहीं भीड़ वाली तस्वीर। हर तस्वीर में वांग नान कई बच्चों के बीच खड़ी और वांग लिन सिर्फ उनमें से एक बच्चा था। उन तस्वीरों में दोनों के बीच कोई खास रिश्ता दिखाई नहीं देता था। वो जल्दी जल्दी तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखिए, जब मैं छोटा था तब अपनी माँ के साथ अनाथालय में चैरिटी करने गया था, और ये तस्वीर तब की है जब मैं 10 साल का था। मेरी माँ मुझे एक चैरिटी गाला में लेके गई थी, और ये तब की है जब मैं 15 साल का था। मेरी माँ ने मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी रखी थी। क्या ये तस्वीरें ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि मैं उनका बेटा हूँ? भीड़ में किसी ने फुसफुसाकर कहा, प्रेसिडेंट वांग सचमुच चैरिटी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वो हर साल अनाथालयों में दान करती हैं और कई गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाती हैं। हाई चैंग ने उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बेदाग रही है। वो वास्तव में बहुत दयालु इंसान है। दूसरे ने कहा, अगर ऐसा है तो संभव है कि वांग लिन सच में प्रेसिडेंट वांग का बेटा हो। शायद प्रेसिडेंट वांग स्वभाव से लो प्रोफाइल है और नहीं चाहती थी कि उनका बेटा सार्वजनिक नजरों में आए, इसीलिए दोनों की अलग तस्वीरें बहुत कम है। ये शब्द वांग लिन के लिए किसी ऊर्जा इंजेक्शन जैसे थे। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर फिर वही घमंडी मुस्कान लौट आई। उसकी आंखें अहंकार से भरी हुई थीं। झोंग चैन, देखा, सब लोग मानते हैं कि मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बदल सकता। तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, आज ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन होगा। उसने बाई जियावे की तरफ देखा। बॉस बाई, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। इस ठग को हमारे बड़े प्लान बर्बाद नहीं करने दीजिए। ये कहते हुए उसने बाई जियावे का हाथ पकड़ लिया और उन्हें साइनिंग टेबल की तरफ खींचने लगा। वो खुद ही समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि वांग नान वहां मौजूद नहीं, तभी मैंने ठंडी आवाज में उसे रोका। मेरी आवाज में ऐसा अधिकार था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रुको। मैं तेजी से आगे बढ़ा, हाथ उठाकर उसका रास्ता रोक दिया, फिर उसे घूरते हुए तिरस्कार से हंसा। अनाथालय के बच्चों के साथ खिंचवाई गई कुछ ग्रुप फोटोज, क्या उनसे साबित हो जाता है कि तुम मेरी मौसी के बेटे हो? वांग लिन, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग मूर्ख हैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इतने ही विश्वास के साथ खुद को मेरी मौसी का बेटा बताते हो तो फिर बात खत्म करते हैं। सीधे पुलिस को बुला लेते हैं, उन्हें जांच करने दो। वे पता लगा लेंगे कि असली युवा मालिक कौन है और नकली कौन। साथ ही ये भी साबित हो जाएगा कि मैंने इस मोहर की जालसाजी की है या नहीं, और इसी बहाने सबको सच्चाई भी पता चल जाएगी। साथ ही तियानहुआ ग्रुप का नाम भी साफ हो जाएगा। मैंने अपना फोन निकाला और ऐसे दिखाया जैसे पुलिस का नंबर डायल करने वाला हूं। तुरंत वांग लिन के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो डर के मारे चिल्ला उठा, पुलिस मत बुलाओ, पुलिस मत बुलाओ। वो झपट कर मेरा फोन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं आसानी से पीछे हट गया। मैंने भौएं उठाई, मेरे होंठों पर व्यंग भरी मुस्कान थी। क्या हुआ? तो क्या अभी तक तुम यही जिद कर रहे थे कि असली तुम ही हो? क्या तुमने मुझे ठग नहीं कहा था? अगर ऐसा है तो पुलिस को बुलाकर मेरी जांच करवाना बिल्कुल साबित कर देगा कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे मेरी सजा मिल जाएगी। तो फिर तुम्हें इतनी डर किस बात की है? मैं डरता नहीं हूँ। वांग लिन की नजरें इधर उधर भागने लगी और वो हकलाते हुए बोला, ये तियानहुआ ग्रुप और हाईशांग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है। हाईचेंग के बिजनेस वर्ल्ड के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर हम पुलिस बुलाएंगे तो मीडिया का ध्यान जाएगा, ये जरूर इंटरनेट पे ट्रेंड करेगा और इससे तियानहुआ ग्रुप के शेयरों पर बुरा असर पड़ेगा। तियानहुआ के हितों के लिए हम बिल्कुल पुलिस नहीं बुला सकते। वो तियानहुआ के हितों का बहाना बनाकर अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में बहुत सी खामियां थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति बिजनेस वर्ल्ड से था और सब जानते थे कि अगर वे सच में साबित कर दें कि झोंग चेन ठग है, मुहर नकली है और साइनिंग सेरेमनी को उसने खराब किया है, तो ये तियानहुआ ग्रुप के लिए अच्छी बात होगी। इससे न सिर्फ तियानहुआ की ताकत दिखाई देगी बल्कि कंपनी की छवि भी ऊंची होगी। शेयरों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मैंने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम ठग को गिरफ्तार करवाना चाहते थे तब वो मैं था। तब तुम सब पुलिस बुलाने पर उतारू थे। अब जब हम तुम्हारी नकली बेटे वाली पहचान की जांच करना चाहते हैं तो तुम अचानक कह रहे हो कि शेरों की वजह से पुलिस नहीं बुला सकते। वांग लिन, क्या तुम्हें लगता है कि कानून सिर्फ तुम्हारी सेवा के लिए बना है? कितना बड़ा दोहरा मापदंड है। तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन कोई और कुछ नहीं कर सकता। मैंने फिर से अपना फोन उठाया। मेरी उंगली कॉल बटन के ऊपर रुकी हुई थी, मानो मैं अभी दबाने ही वाला हूं। वांग लिन पूरी तरह घबरा गया। अपमान और गुस्से से पागल होकर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए झपट्टा मारा। वो चिल्लाया, झोंग चैन, कमीने, तू मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। उसकी हरकत तेज और हिंसक थी। उसके अंदर गुस्सा तो बहुत था लेकिन बदन पर ताकत बिल्कुल नहीं। वो साल भर ऐशो आराम और पार्टी में डूबा रहा था, इसलिए उसमें कोई ताकत नहीं बची। मैं पहले से तैयार था। मैंने उसका वार झुककर बचा लिया, फिर उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और एक तेज क्रैक की आवाज के साथ उसकी बाह पीछे मोड़ दी। वांग लिन की दर्दनाक चीख निकल गई। मैंने उसकी कलाई को इतनी अस्वाभाविक हालत में मोड़ दिया था, लेकिन अभी मैं उससे खत्म नहीं हुआ था। मैंने हाथ घुमाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक। वो गूंजता हुआ थप्पड़
पूरे हॉल में फैल गया और बाकी सब शोर को दबा गया। वांग लिन इतनी जोर से थप्पड़ खाकर घूमा, संतुलन खो बैठा और फर्श पर गिर पड़ा। वो वहीं पड़ा रहा, चेहरा पकड़े, ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। उसके गाल पर एक चमकीला लाल हाथ का निशान तेजी से उभरा आया। काफी देर बाद उसने आखिरकार सिर उठाया। वो अब भी अपना गाल पकड़े हुए था। उसकी आंखें पूरी तरह नफरत और गुस्से से भरी हुई थी। वो मुझे घूरते हुए दांत पीसकर फुसकारा, झोंग चैन, गंदे जिगोलो, मैं वांग नान का बेटा हूँ और तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तूने अपनी मौत का फरमान खुद लिख लिया है। मेरी माँ तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तियन हुआ ग्रुप तुझे कभी नहीं बख्शेगा। तभी दरवाजे से एक ठंडी अधिकारपूर्ण महिला आवाज गूंजी, किसने कहा कि तुम कौन हो? मुझे तो याद ही नहीं कि मेरा कोई बेटा है। ये आवाज इतनी तीखी थी जैसे किसी बर्फीले नुकीले टुकड़े ने सबके कान चीर दिए हों। पूरा हॉल तुरंत मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सबने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। भारी दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। काले सूट पहने कई मजबूत बॉडीगार्ड के बीच एक महिला अंदर आई। वो धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसने बहुत सलीके से कसा हुआ काला सूट पहना था। उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे जिससे उसकी खूबसूरत हंस जैसी गर्दन साफ दिख रही थी। उसने हल्का बेहद सुंदर मेकअप किया हुआ था। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद शानदार थे। उसकी आभा ठंडी थी लेकिन शाही थी। उसकी नजरें बाज की तरह तीखी थीं। वो मेरी वही रहस्यमयी मौसी थी जिन्हें अफ्रीका के बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था और जो साइनिंग सेरेमनी में मौजूद नहीं थी। उनके पीछे तियान हुआ ग्रुप के कई मुख्य अधिकारी भी चल रहे थे। सबके चेहरे गंभीर थे और उनकी मौजूदगी बहुत दबदबे वाली लग रही थी। जैसे जैसे वो समूह आगे बढ़ा, एक अदृश्य भारी दबाव पूरे माहौल में फैल गया। वहां मौजूद सभी मेहमान इंस्टिंक्टिवली सांस रोककर खड़े हो गए और गलियारे के दोनों तरफ हट गए। इतना भी नहीं कि जोर से सांस लेने की हिम्मत कर सके। जैसे ही बाई जियावेई ने वांग नान को देखा, उनका चेहरा एकदम लाश जैसा सफेद पड़ गया। उनके पैर कांपने लगे और वो लगभग जमीन पर गिर ही पड़े। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वांग नान अचानक साइनिंग सेरेमनी में आ जाएंगी। उन्हें तो अफ्रीका में निरीक्षण करना था। वांग लिन तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। प्रेसिडेंट वांग के सामने खड़े वांग लिन का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे गाल से नीचे गिर गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर और निराशा बची थी। वो किसी खोखले खोल की तरह बुदबुदाया, माँ आप वापस क्यों आ गईं? क्या आप अफ्रीका में नहीं थी? मेरी मौसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे भीड़ को चीरती हुई मेरी ओर चली आई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उनकी आंखों की तेज और ठंडी चमक तुरंत पिघलकर ममता में बदल गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को सहलाया और नर्म आवाज में पूछा, मेरे छोटे राजकुमार, क्या इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? मुझे देखने दो, कहीं चोट तो नहीं लगी? उनकी आवाज बेहद कोमल थी। उसमें गहरी चिंता और स्नेह भरा हुआ था। कुछ पल पहले जो महिला बर्फ जैसी ठंडी और अधिकारपूर्ण लग रही थी, वो अब बिल्कुल अलग इंसान दिखाई दे रही थी। अगर कुछ देर पहले तक मैं खुद को संभाले हुए था, अपने अपमान, गुस्से और शिकायतों को दबाकर बाई जियावेई और वांग लिन का सामना कर रहा था, तो मौसी को देखते ही मेरा सारा साहस और दिखावटी मजबूती टूट गई। मेरे भीतर जमा सारी बेइज्जती, कड़वाहट, शिकायतें और आक्रोश टूटे हुए बांध की तरह बाहर निकल। मेरी आंखें तुरंत लाल हो, नाक में जलन होने लगी। आंसू निकलने को तैयार थे लेकिन मैंने जिद करके उन्हें रोक ली। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। मौसी, मैं ठीक हूँ। सिर्फ कुछ शब्द थे लेकिन उनमें अनगिनत भावनाएं छिपी हुई थी। मेरी लाल आंखें देखकर मौसी की नजर अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उन्होंने आंखें सिकोड़ ली, फिर पूरे हॉल पर नजर दौड़ा। उनके चेहरे पर निर्दयी क्रोध उभर आया। सालों से सत्ता संभालने वाले व्यक्ति का दबदबा और जानलेवा गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया हो। उन्होंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मेरे भांजे को परेशान करने की हिम्मत किसने? उनकी आवाज स्पीकरों से गूंजती हुई पूरे हॉल में फैल गई। उसमें जलता हुआ क्रोध भरा था और वो सीधे सबके कानों में चुभ गई। जो लोग कुछ मिनटों पहले तक मुझ पर शक कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझे गालियां दे रहे थे, अब डर के मारे कांप रहे थे। सबने सिर झुका लिया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोले। यहाँ तक कि कोई मौसी की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वही लोग मुझे नकली बता रहे थे, मुझे औरतों के सहारे जीने वाला जिगोलो कह रहे थे और अब उनकी इच्छा थी कि जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाएं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि झोंग चैन वास्तव में वांग नान का सगा भांजा है और झांग परिवार का इकलौता वारिस है। जो कुछ उन्होंने पहले कहा था वो सीधे मुसीबत को बुलाने जैसा था, मानो बाघ की पूंछ पर पैर रख दिया हो। उन्होंने हाई चैंग के उन दो लोगों को नाराज कर दिया था जिन्हें किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहिए था। मौसी ने ठंडी आवाज में अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, पूरे वेन्यू की सिक्योरिटी फुटेज तुरंत निकालो। जिस किसी ने भी मेरे भांजे को नुकसान पहुंचाया है, चाहे हाथ लगाकर या शब्दों से अपमान किया हो, उसे मेरे सामने घसीट कर लाओ। एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी ने सिर्फ उसे घूर कर देखा हो या घमंड में कोई अपमानजनक बात कही हो तो भी उसे मत छोड़ना। मैं चाहती हूँ कि वे इसकी कीमत 100 गुना चुकाएं। उनके शब्द मौत के फरमान जैसे लग रहे। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अभी तक मेरे खिलाफ जहर उगलने वाले मेहमान अब डर से कांप रहे थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वे अपनी जगह से बैठे नहीं रह सकते। सब भागते हुए हमारे पास आ गए, झुक झुक कर माफी मांगने लगे। उनका रवैया बेहद दयनीय और चापलूसी भरा हो गया। प्रेसिडेंट वैंग, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि यंग मास्टर झांग आपके भांजे हैं। हमने वैंग लिन की बातों पर भरोसा
भरोसा कर लिया। उसने कहा था कि वह आपका बेटा है और यंग मास्टर झांग नकली है, इसलिए हमने बिना सोचे समझे गलत बातें कह दी। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया शांत हो जाइए, कृपया इस बार हमें माफ कर दीजिए। फिर वे मेरी तरफ मुड़े, चेहरे शर्म से झुके हुए थे। यंग मास्टर झांग, हमें माफ कर दीजिए, हम अंधे थे, हमने लोगों को कुत्तों की तरह नीचा समझा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उस हरामखोर वैंग लिन की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया था, इसीलिए हमने आपको नाराज कर दिया। मैं आपकी प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति के लिए 10 लाख युआन मुआवजे के रूप में देने को तैयार हूँ। कृपया हमें इस बार माफ कर दीजिए। एक और व्यक्ति जल्दी से बोल, प्रेसिडेंट वैंग, यंग मास्टर झांग, हमने तो सिर्फ आपके बेटे वैंग लिन को सम्मान करने की वजह से गलती से यंग मास्टर झांग का अपमान किया था। कृपया हमारी नियत को समझिए, हमारे इरादे बुरे नहीं थे, हम बस उसके झूठ में फंस गए थे। कृपया हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम कभी इतनी मूर्खता नहीं करेंगे। धीरे धीरे और लोग भी आगे आने लगे, सब हमें घेर कर खड़े हो गए, झुक झुक कर माफी मांग रहे थे, दोनों हाथों से अपने बिजनेस कार्ड पेश कर रहे थे। कोई भारी मुआवजे का वादा कर रहा था तो कोई दूसरे बड़े फायदे देने की बात कर रहा था, लेकिन वे सचमुच अपनी गलती नहीं मान रहे थे। उन्हें अपने किए पर पछतावा भी नहीं, वे सिर्फ वैंग और झांग परिवार की ताकत के सामने झुक रहे। आखिर हाई चेंग में वैंग परिवार का रुतबा, तियानहुआ ग्रुप की अपार शक्ति और झांग परिवार की 100 अरब युआन से अधिक की संपत्ति। अगर ये दोनों परिवार एक साथ खड़े हो जाएं, तो वे सचमुच पूरे हाई चैंग पर राज कर सकते थे। उनके एक इशारे भर से इन तथाकथित अमीर परिवारों की दुनिया बर्बाद हो सकती, वे हमेशा के लिए हाई चैंग से गायब हो सकते थे। ऐसे में कौन उनकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत करता। मेरी मौसी की ठंडी नजर भीड़ पर घूमी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने सपाट स्वर में कहा, अब माफी मांगना याद आ गया। कुछ देर पहले तो तुम लोग मेरे भांजे को जिगोलो कह रहे थे, नकली कह रहे थे, गवार कह रहे थे, तब ये सब सोच क्यों नहीं लिया था। उनकी बात सुनकर माफी मांगने वालों के चेहरे और झुक गए, शर्म के मारे वे सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो सांस भी धीरे लेने लगे। आखिरकार मौसी की नजर फर्श पर बैठे वांग लिन पर आकर रुक। वांग लिन ने उनकी बर्फ जैसी नजर महसूस की, डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी शर्ट ठंडे पसीने से भीग चुकी थी, वह घबराकर पीछे सरकने लगा, मानो उनकी नजरों से बच जाना चाहता हो। लेकिन आखिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पुकारा, माँ। मौसी की आंखों में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उनकी नजरों में केवल घृणा और ठंडापन था। ऐसा लग रहा था मानो वे वहीं जम जाएगा। उन्होंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, लू यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे माँ कहने की इजाजत नहीं है? क्या तुम उन लोगों का अंजाम भूल गए हो? लू यू, ये नाम सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया, सबकी आंखें फैल गईं। लू यू, लेकिन उसका नाम तो वांग लिन है। प्रेसिडेंट वांग उसे लू क्यों बुला रही हैं? आखिर चल क्या रहा है? वांग लिन, या यूं कहें लू यू। जैसे ही उसने मौसी के मुंह से अपना असली नाम सुना, उसके चेहरे का बचा कुचा रंग भी गायब हो गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसने झटके से सिर उठाया, उसकी आंखें डर और सदमे से भर गईं। उसके होंठ इतने कांप रहे थे कि उनसे खून निकलने लगा। वह घबरा कर बोला, ऐसा नहीं है माँ, मतलब प्रेसिडेंट वांग, मैं बस आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, मैं सिर्फ आपका अच्छा बेटा बनना चाहता था। उसकी आवाज टूटने लगी, सच में माँ, कृपया मुझे मत छोड़िए, कृपया मुझे मत त्यागिए। रोते रोते वह रेंगता हुआ मौसी की तरफ बढ़ा। वो उनके कपड़ों का किनारा पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी बगल में खड़े एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उसे जोरदार लात मार दी। लू यू फर्श पर लुढ़क गया। वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं कभी सार्वजनिक जगह पर आपको माँ नहीं कहूंगा। उसने रोते हुए सफाई दी, मुझे सच में नहीं पता था कि जोंग चेन मेरा कजिन है, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी उससे माफी मांगता हूँ। वो बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा, माँ कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो घुटनों के बल बैठ गया और लगातार मौसी के सामने सिर पटक पटक कर दंडवत करने लगा। उसका माथा ठंडे संगमरमर के फर्श से टकरा रहा था, धड़ धड़ धड़। कुछ ही देर में उसका माथा खून से भर गया, लेकिन मेरी मौसी की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था, वे अब भी बर्फ की तरह ठंडी थी। उन दोनों की बातचीत सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध था, सबकी आंखें फटी रह गई थीं, चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले जो लोग डर से चुप थे, अब फिर से धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। बस इस बार कोई भी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो इसका नाम वांग लिन नहीं है, इसका असली नाम लू यू है, और ये प्रेसिडेंट वांग का बेटा भी नहीं है। हे भगवान, आखिर ये आदमी है कौन? इसने प्रेसिडेंट वांग के बेटे का नाटक करने की हिम्मत कैसे कर ली? एक और व्यक्ति बोला, प्रेसिडेंट वांग की बातों से तो लगता है कि ये पहले भी उन्हें माँ कहता था और उन्होंने इसे पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने सुना है कि जो भी प्रेसिडेंट वांग को माँ कहने की कोशिश करता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरी मौसी ने भौहें सिकोड़ ली, उनकी आंखों में खतरनाक ठंडक चमक उठी। उनके लिए लू यू जैसा इंसान किसी उछलते कूदते जोकर से ज्यादा कुछ नहीं था। वे उसके साथ बहस करने लायक भी नहीं समझती थी, ना ही उन्हें भीड़ के सामने पूरी कहानी समझाने में दिलचस्पी थी। उन्होंने मुड़कर अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुरंत 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़े, उन्होंने घुटनों के बल बैठे लू यू की दोनों बाहें पकड़ी और उसे घसीटकर बाहर ले जाने लगे। जब लू यू ने देखा कि मौसी सचमुच उसे बाहर फेंक देना चाहती हैं, तो वो पूरी तरह टूट गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, माँ आप इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, मैं वही बेटा हूँ जिसे आपने बचपन से पाला है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप सिर्फ एक भांजे के लिए अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकती। माँ कृपया मुझे मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी आपको माँ नहीं कहूंगा। माँ कृपया मुझे मत छोड़िए। उसकी रुलाई
चुगलाई भरी चीखें उस खामोश हॉल में तेजी से गूंज रही थीं। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा कमरा हाँफ उठा। सभी मेहमान स्तब्ध थे, उनके चेहरों पर अविश्वास साफ लिखा हुआ था। हे भगवान, ये कैसा जबरदस्त मोड़ है। क्या लू सच में प्रेसिडेंट वांग का नाजायज बेटा हो सकता है? शायद प्रेसिडेंट वांग बस इसे मानना नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने ये बात इतने सालों तक छिपाई। अगर वो नाजायज बच्चा भी है तो आखिर वो खून का रिश्ता ही तो है। प्रेसिडेंट वांग उसे माँ कहने तक नहीं दे रही। ये तो बहुत क्रूर है। हाँ, बच्चे का क्या कसूर? कोई अपने माता पिता चुनकर तो पैदा नहीं होता। प्रेसिडेंट वांग का ऐसा करना बेहद निर्दयी है। अपने ही खून के साथ इतनी बेरहमी। शायद इस नाजायज बच्चे के असली पिता ने ही प्रेसिडेंट वांग के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो अपनी नाराजगी बच्चे पर निकाल रही हैं और उसे स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन फिर भी बच्चा तो निर्दोष है। प्रेसिडेंट वांग का उसके साथ ऐसा करना बहुत क्रूर है। कानाफूसी फैल गई। पलक झपकते ही अनगिनत अफवाहें फूट पड़ी। मेरी मौसी को अचानक ठंडी, निर्दयी और अपने ही खून को नकारने वाली औरत की तरह पेश किया जाने लगा। लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो वो सारी बदनामी को पूरी तरह अनदेखा कर रही थी। मैंने लू यू को जमीन पर घुटनों के बल रोते हुए देखा, फिर मौसी के फीके चेहरे की तरफ देखा। मुझे पता था कि मेरी मौसी की जुबान तेज है लेकिन दिल नरम है। वो बस उन भयानक पुराने घटनाओं को इतने लोगों के सामने समझाना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं बड़ी तेजी से लू यू के पास गई, झुककर उसके ऊपर ठंडी निगाह डाली और माइक्रोफोन के जरिए पूरे हॉल में गूंजती हुई आवाज में एक एक शब्द साफ कहा। मेरी मौसी के लिए गवाही देने के लिए खड़ा होना। वांग लिन, नहीं, लू यू, अपना नाटक अभी बंद करो। मेरी मौसी शायद समझाना न चाहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सच्चाई नहीं पता। आज मैं अपनी मौसी की तरफ से सब कुछ साफ कर दूंगा ताकि सब देख सकें कि तुम असल में किस तरह का कूड़ा हो। मेरी बात सुनते ही लू यू का रोना अचानक रुक गया। उसने अपना खून से सना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट और गहरा सदमा भर गया। फिर वो सदमा धीरे धीरे निराशा में बदल गया। मैं उसे सीधा घूर रहा था। मेरी आंखें जल रही थीं। मेरी आवाज साफ और दृढ़ थी। लू यू, तुम मेरी मौसी के बेटे बिल्कुल नहीं हो। तुम कोई नाजायज बच्चे भी नहीं हो। तुम बस उन दर्जनों अनाथों में से एक हो जिन्हें मेरी मौसी ने प्रायोजित किया था। जैसे ही मैंने ये कहा, पूरा हॉल फिर एक बार मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सबकी आंखें फैल गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी मौसी चैरिटी के काम में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने हाईचेंग अनाथालय के दर्जनों भर से ज्यादा अनाथ बच्चों का सहारा दिया था। तुम उन्हीं में से एक थे। तुम अनाथालय में बड़े हुए और मेरी मौसी की आर्थिक मदद की वजह से ही तुम्हें खाना, कपड़े और पढ़ाई मिली। जब तुम छोटे थे तो मेरी मौसी द्वारा प्रायोजित सारे बच्चे उन्हें बहुत दयालु और कोमल मानते थे, जैसे वो एक माँ हो। इसलिए तुम सब उन्हें माँ कहने लगे। मेरी मौसी ने कभी मना नहीं किया। उन्हें लगा कि तुम सब उनके अपने बच्चे जैसे हो। मैं थोड़ा रुका। मेरी तेज नजर लू के पीखे चेहरे पर घूमी। फिर मैं उसे उजागर करता रहा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि बड़े होकर तुम में से कुछ लड़के इतनी गंदी नीयत पाल लेंगे। बचपन में उन्हें माँ कहने को बहाना बनाकर तुम लोगों ने खुद को प्रेसिडेंट वांग का नाजायज बेटा बताना शुरू कर दिया, ताकि मेरी मौसी की हैसियत का इस्तेमाल करके समाज में ऊपर चढ़ सको और अमीर और ताकतवर लोगों से चिपक सको। यहाँ तक कि तुम लोगों ने ऐसी घटिया हरकतें भी की जिनसे मेरी मौसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। उनके कई ब्लाइंड डेट बिगाड़ दिए और उनकी निजी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरी मौसी अब और सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से ये साफ करना पड़ा कि वो अविवाहित हैं, उनकी कोई संतान नहीं है और उनके कभी कोई नाजायज बच्चे नहीं रहे। और जो लोग जानबूझकर ये अफवाहें फैला रहे थे उन्हें उचित कानूनी सजा मिली और जेल भेज दिया गया। मेरी मौसी ने फिर एक साफ नियम बना दिया, आगे से उनके द्वारा प्रायोजित किसी भी बच्चे को उन्हें माँ कहने की सख्त मनाही होगी, ताकि कोई बेवजह की मुसीबत न खड़ी हो। लेकिन तुम लू यू, उन लोगों के जेल जाने के बाद खुद को मासूम और भोला दिखाने लगे। तुम पूरी तरह निर्दोष और दयनीय बनने का नाटक करने लगे। रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरी मौसी के पास गए और कसम खाई कि तुम्हारे मन में कभी ऐसे गंदे ख्याल नहीं थे और तुम सचमुच उन्हें अपनी असली माँ मानते हो। मेरी मौसी का दिल पिघल गया। उन्हें अनाथ बचपन के कारण तुम पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया। यहाँ तक कि उसी दिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक सिफारिशी पत्र लिखा और तुम्हें हाई शान कंपनी में इंटर्नशिप दिलवाई। वे तो बिजनेस की बात करने कंपनी गई थी और रास्ते में बस तुम्हें छोड़ दिया था। किसने सोचा था कि तुम उसी फोटो का इस्तेमाल करके खुद को मेरी मौसी का बेटा बताने लगोगे और हर जगह लोगों को ठगोगे। सिर्फ कंपनी में धौंस जमाकर सहकर्मियों को तंग ही नहीं किया, तुमने मेरा टॉप सेल्स खिताब भी चुरा लिया और मेरा पूरा बोनस निकल गए। और इतनी हिम्मत दिखाई कि इस साइनिंग समारोह में मेरी मौसी का बेटा बनकर हाईशियांग कंपनी के साथ मिलकर तियान हुआ के सहयोगी संसाधन ठगने की कोशिश की। खुद बताओ, क्या तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? मेरे शब्द मानो हॉल के बीचों बीच फटे बम थे। सभी को अचानक असली बात समझ आ गई। लू यू को देखने का उनका नजरिया दया और सहानुभूति से बदलकर तिरस्कार और घृणा में बदल गया। अब साफ हो गया कि ये दयनीय दिखने वाला प्रेसिडेंट वांग का बेटा असल में एक कृतज्ञ और पीठ में छुरा घोंपने वाला सांप था, जिसे प्रेसिडेंट वांग ने पाला और सहारा दिया था। न केवल उसे अपनी दया का बदला देना नहीं आता था, बल्कि वो उसी पहचान का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों को ठग रहा था और अपनी ही उपकारी की प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहा था। ऐसा इंसान सचमुच बिजली गिरने के लायक है। अभी कुछ देर पहले जो मेहमान मेरी मौसी को निर्दयी कह रहे थे, अब सभी शर्मिंदा
दिख रहे थे। कोई भी दोबारा एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनके दिलों में अब सिर्फ मेरी मौसी के प्रति अपराध बोध था और लू के प्रति तीव्र क्रोध। लू का चेहरा और फीका पड़ता गया। आखिरकार वो राख जैसा स्याह और धूसर हो गया। वो जमीन पर बेखबर सा बैठा था। उसका शरीर बेबस तरीके से कांप रहा था। उसके होठ थरथरा रहे थे। उसकी आवाज टूटी हुई बड़बड़ाहट बन गई। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। वो अभी भी बहस करना चाहता था, लेकिन सबके सामने सच्चाई रखी जा चुकी थी। अब उसके पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं किया? तो फिर बताओ, तुमने बाई जी को मेरी मौसी से मिलने क्यों नहीं दिया? तुम बार बार बहाने बनाकर उससे क्यों बचते रहे? जब तुमने मेरी मौसी की मोहर मेरे हाथ में देखी तो इतनी घबराहट क्यों हुई? जैसे ही मैंने पुलिस बुलाने की बात कही, तुमने मुझे रोकने की इतनी कोशिश क्यों की? लू, तुमने जो जो किया है वो सब यहाँ साफ साफ सामने पड़ा है। अब भी इंकार करोगे? उसने कांपती आवाज में कहा। मैं सच में प्रेसिडेंट वांग को अपनी माँ मानता हूँ। मैं बचपन से उनका सम्मान करता आया हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। माँ, मेरा मतलब प्रेसिडेंट वांग, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सच में बस आपका बेटा बनना चाहता था। लू यू अब भी आखिरी कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट भरी हुई थी। वो मेरी मौसी की तरफ देख रहा था। मेरी मौसी ने घृणा से उसकी तरफ घूरा। उनकी आंखों की ठंडक ऐसी थी जैसे वो उसे पूरी तरह जमा देना चाहती हो। उनकी आवाज कड़ी थी और उसमें गहरी निराशा भरी हुई थी। अगर लिन लिन ने मुझे फोन करके न बताया होता कि तुमने हिम्मत करके खुद को वांग नान का बेटा बताना शुरू किया, लोगों पर धौंस जमाई और उसे तंग किया, तो मैं अभी भी यही सोच रही होती कि तुम कम से कम कृतज्ञ होना जानते हो। लू, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत है वो है कृतज्ञ हरामी, वो जो अपने पालने वाले का हाथ ही काट दे। मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया और तुम्हें नौकरी दिलवाई। ये सब इसलिए नहीं कि तुम मेरी पहचान का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों को ठगो और मेरे अपने परिवार को तंग करो। अगर तुम सच में छोटे और बेबस होते तो वांग परिवार तुम्हें 2 वक्त का खाना देने से नहीं कतराता। मैं तो यहाँ तक तैयार थी कि तुम मेरे कंधों पर खड़े होकर अपने सपने पूरे करो, लेकिन तुमने मेरे सबसे प्यारे भांजे को तंग करने की हिम्मत की। तुमने जो कुछ किया है उससे मैं शब्दों से परे निराश हो चुकी हूँ। तुम्हारी हरकतों ने मेरी प्रतिष्ठा को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है और तियान हुआ ग्रुप की छवि को भी चोट पहुँचाई है। अब मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। मानहानि के लिए, नकली पहचान के लिए और व्यापारिक धोखाधड़ी के लिए वकील का नोटिस आने का इंतजार करो। मेरी मौसी के शब्दों ने लू यू की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर कर दी। वो ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा राख जैसे सफेद था। उसकी आंखें खाली थीं। उसका पिछला घमंड और अकड़ पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब सिर्फ गहरी अथाह निराशा बची थी। उसे समझ आ गया था कि वो सचमुच खत्म हो चुका है। वांग नान की ताकत के सामने एक बार अगर वो उस पर मुकदमा कर देती तो वो इस जिंदगी में फिर कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। लू यू को अचानक कुछ याद आया। वो झपटकर मेरे पैरों के पास आ गिरा, मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया, रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा। यंग मास्टर झैंग चैन, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। कृपया बड़ा दिल दिखाइए और इस बार मुझे छोड़ दीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं अभी भी छोटा हूँ। अगर मेरे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड लग गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके सामने दंडवत करता हूँ। माफ कर दीजिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे एक हवा की तरह मानकर छोड़ दीजिए। वो बोलते बोलते मेरे पैरों के पास बार बार सिर पटक रहा था। उसके सिर के फर्श से टकराने की आवाज गूंज रही थी। उसके माथे से निकला खून मेरे पैंट के किनारे पर फैल गया। ये बेहद घिनौना था। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के सामने पूंछ हिला रहा हो। मेरे चेहरे पर ठंडक और उदासीनता बनी रही। मेरी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। लू यू, अपनी जवानी को अपने गलत कामों की ढाल मत बनाओ। इस दुनिया में हर किसी को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम इससे अलग नहीं हो। तुमने मेरी मौसी के बेटे की नकली पहचान का इस्तेमाल करके हाईशांग कंपनी में हंगामा मचाया। अपने सहकर्मियों को नौकरों की तरह हुक्म चलाया। तुमने नई कर्मचारी लिन के सिर पर उबलती हुई कॉफी डाल दी जिससे उसकी खोपड़ी झुलस गई और फिर उसे माफी मांगने से रोकने के लिए धमकाया, वरना उसे कंपनी से निकलवा देने की धमकी दी। तुमने मेरा टॉप सेल्स का खिताब चुरा लिया, मेरा 5 लाख का बोनस छीन लिया और कंपनी पर दबाव डालकर मुझे नौकरी से निकलवाया। तुमने पूरे स्टाफ के सामने मेरी बदनामी की, कहा कि मैं नतीजों के लिए अपनी शक्ल बेचता हूँ और मैं बस औरतों के सहारे जीने वाला आदमी हूँ। तुमने इसी साइनिंग सेरेमनी के बीच मुझे अपमानित किया, सिक्योरिटी को मुझे बाहर फेंकने का आदेश दिया और जब तुम ये घिनौने काम कर रहे थे तो मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। तब तुम्हें ये दिन क्यों नहीं दिखा? वो सारी अकड़ कहाँ गई? वो घमंड कहाँ गया? तुमने सोचा था कि मेरी मौसी का सहारा लेकर तुम जो चाहो कर सकते हो और जिसे चाहो तंग कर सकते हो। तुमने सोचा था कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो तुम मुझे कुचल सकते हो। लेकिन तुम एक बात भूल गए, बुराई का अंत बुराई से ही होता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जो कुछ तुमने बेरहमी से किया, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। मेरे हर शब्द उसके दिल में सीधी धार की तरह चुभ रहे थे। लू का शरीर अचानक अकड़ गया। मेरे पैरों को पकड़ने वाले उसके हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और गहरी निराशा बची थी। बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। उसने बेबस पड़े लू यू को पकड़ लिया और बाहर घसीटने लगा। लू अब रो भी नहीं रहा था, चिल्ला भी नहीं रहा था और ना ही गिड़गिड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो एक ऐसे पुतले की तरह था जिसकी डोरियां काट दी गई हों। बॉडीगार्ड उसे हॉल से बाहर ले गया। अब उसे कानून की पूरी सख्ती का सामना करना था। लू यू को निपटाने के बाद मैंने अपनी नजर पास खड़े उस आदमी पर डाली जिसका
चेहरा भी पीला पड़ चुका था। बाई जियावेई पूरे शरीर से कांप रहे थे। मैंने ठंडी नजर से उन्हें घूरते हुए एक एक शब्द दांत पीस कर कहा, प्रेसिडेंट बी, अब आपकी बारी है। बाई जियावेई तुरंत जम गए, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनका चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। वो मुझे देख रहे थे, उनके होंठ थरथरा रहे थे। काफी देर तक एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उनके माथे से ठंडा पसीना बहकर गालों तक आ रहा था और पूरी शर्ट भिगो चुका था। वो कांपती आवाज में बोले, यंग मास्टर झांग, देखिए ये सब बस एक बहुत बड़ा गलतफहमी थी। मैं भी उस वांग लिन, नहीं मेरा मतलब लू यू से धोखा खा गया था। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी मौसी और मामा का बेटा नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं 100 गुना हिम्मत होने पर भी आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर हमने पूरे 1 साल तक साथ काम किया है। आप जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ। मैं हमेशा आपको महत्व देता आया हूँ और आपकी कद्र करता हूँ। मैंने जो कुछ किया सिर्फ कंपनी के भविष्य के लिए किया। बस उस पल मेरी समझ खराब हो गई थी। मैं उस हरामी लू की झूठी बातों में आ गया। मैंने उसे घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए देखा और अपने साथ की गई सारी गंदी बातें याद की। उसके चेहरे पर घोर निराशा और भय छा गया था। मैंने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा और होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। सराहना प्रेसिडेंट बाई, आपकी सराहना तो मेरे लिए इतना बड़ा सम्मान है कि उसे मुझे डर लगने लगता है। बाई जियावेई के चेहरे से पसीना धाराओं की तरह बह रहा। वो घबरा कर हकलाया, यंग मास्टर झांग, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी उस निकृष्ट वैंग नहीं लू यू के झांसे में आ गया था। उसने अपने झूठ से मुझे पूरी तरह बहका दिया था। मैं कसम खाता हूँ, मेरा आपको मुश्किल में डालने का कोई इरादा नहीं था। आपको समझना होगा, उस समय हम सभी यही मान बैठे थे कि वो प्रेसिडेंट वैंग का बेटा है। ऐसे में कौन उसकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत करता। अगर आपने पहले ही बता दिया होता कि आप प्रेसिडेंट वैंग के भांजे हैं और वो धोखेबाज है, तो मैं बहुत पहले ही उसे कंपनी से बाहर निकाल देता। मैंने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, और अगर मैं बता देता तो क्या तुम मेरा विश्वास कर लेते? उसके होंठ फड़के, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। मैंने आगे कहा, प्रेसिडेंट बाई, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने साफ साफ बताएं, क्या झांग चैन सेल्स चैंपियन का हकदार था या नहीं, और क्या वो 5 लाख युआन बोनस मेरा था या नहीं? बाई जियावेई ने पागलों की तरह सर हिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल था। यंग मास्टर झांग ने पूरे 1 साल तक कंपनी के लिए काम किया है। उनकी उपलब्धियां असाधारण रही। सेल्स चैंपियन का खिताब उन्हीं का है। 5 लाख तो छोड़िए, 5 मिलियन युआन भी उनकी प्रतिभा का सम्मान करने के लिए कम पड़ेंगे। वो मेरी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी बनावटी थी कि देखकर घिन आ रही थी। झांग चैन, देखिए अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। हम दोनों ही इस मामले में पीड़ित थे। वैसे भी आपका इस्तीफा अभी आधिकारिक रूप से मंजूर नहीं हुआ है। मतलब तकनीकी रूप से आप कंपनी छोड़कर गए ही नहीं। कृपया वापस आ जाइए। मैं आपको तुरंत सेल्स डायरेक्टर बना दूंगा। खिताब भी आपका होगा और 5 लाख युआन अभी आपके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। बस क्या आप प्रेसिडेंट वैंग के सामने मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? उन्हें बता दीजिए कि हम अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं। बोलते बोलते उसने सचमुच उसी समय 5 लाख युआन मेरे खाते में ट्रांसफर कर दी। मैं उसे देखकर भीतर से घृणा महसूस कर रहा था। इतनी दयनीय हालत में पहुंचने के बाद भी वो अब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का सपना देख रहा था। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चमड़ी आखिर किस चीज की बनी है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, प्रेसिडेंट बाई, आप कहीं इतने भोले तो नहीं कि आपको लगता है मैंने साझेदारी सिर्फ 5 लाख युआन के लिए रद्द की है? वो एक पल के लिए जड़ हो फिर अपराधी की तरह हकलाया, क्या यही वजह नहीं थी? मैं कुछ कहता उससे पहले ही मेरी मौसी बोल उठी, बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। झांग चैंतियान हुआ ग्रुप के 20% शेयरों का मालिक है। सिर्फ सालाना डिविडेंड से ही उसे करोड़ों युआन मिलते हैं। झांग परिवार की अरबों की संपत्ति का वो इकलौता उत्तराधिकारी है। 5 लाख, वो तो उसके 1 महीने के पॉकेट मनी का 10वां हिस्सा भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे 5 लाख की परवाह करता है? बाई जियावेई का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसकी आंखों में इतना पछतावा था कि मानो वो खुद को थप्पड़ मार लेना चाहता हो। उसने अपने दरवाजे पर आए धन के देवता को खुद अपने हाथों से बाहर धकेल दिया था। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट बाई, मैंने शुरुआत में अपनी मौसी की कंपनी में शामिल होने से इनकार किया था और आपकी कंपनी चुनी थी क्योंकि मैं खुद को चुनौती देना चाहता था, अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहता था। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैं सीधे अपने पारिवारिक व्यवसाय में लौट सकता था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़ना नहीं चाहता था जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, और न ही उस बॉस का साथ छोड़ना चाहता था जिसे मैं कभी प्रतिभाशाली और समर्थन के योग्य समझता था। लेकिन वांग लिन की घटना के बाद मैंने आपका असली चेहरा देख लिया, और इस कंपनी का भी। आप मेरी निष्ठा के योग्य नहीं है और तियानहुआ ग्रुप के साझेदार के तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। जो कंपनी अपने फायदे के लिए कर्मचारियों के हितों को कुचलती है, उसे एक दिन बाजार खुद बाहर फेंक देता है। और जहाँ तक इस 5 लाख की बात है, मैंने ये पैसा इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैंने इसे इसलिए लिया क्योंकि ये मेरा अधिकार था। मुझे हमेशा से सिर्फ एक चीज चाहिए थी, न्याय। ये कहकर मैंने अपनी मौसी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान, आंटी अब आपकी बारी है। मेरी मौसी ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर उन्होंने फोन उठाया और केवल एक आदेश दिया, हुईशेंग ग्रुप को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दो। याद रखो, मैं चाहती हूँ कि उन्हें तब तक कुचला जाए जब तक उनके पास कुछ भी न बचे। बाई जियावेई अभी मेरी मौसी की बात का मतलब समझ भी नहीं पाया था। उसका फोन लगातार बजने लगा। बॉस बाई, मुसीबत हो गई, क्लाइंट ए ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। दूसरी कॉल आई, बॉस बाई, क्लाइंट बी ने लगभग 100 मिलियन युआन हर जाने का दावा ठोक दिया है। तीसरी कॉल आई, बॉस बाई, हमारे शेयर
शेयर धड़ाम से गिर रहे हैं, स्टॉक लगभग जमीन पर आ चुका है। बाई जियावे वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसका चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर राख जैसा हो गया और आखिर में ऐसा लगने लगा जैसे पूरी उम्मीद जलकर खत्म हो चुकी हो। वो बुदबुदाया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जहाँ तक लू यू की बात थी, जिसने प्रेसिडेंट वोंग के बेटे होने का झूठा दावा करके काफी अवैध संपत्ति इकट्ठी की थी, वो अपनी अय्याशी में पहले ही सब उड़ा चुका था। अंत में उसे धोखाधड़ी के आरोप में 10 साल की सजा मिली। उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था, लेकिन उसने अपने ही हाथों से उसे नष्ट कर दिया। और मेरे पास उन लोगों के लिए समय नहीं था जिन्होंने खुद अपना विनाश चुना, क्योंकि मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जहां मेरे सामने पहले से कहीं ज्यादा विशाल, उज्जवल और संभावनाओं से भरा भविष्य मेरा इंतजार कर रहा था।